रीट पटवार एनटीपीसी एंड डी ग्रुप की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को संजय कुमार का नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ सामान्य विज्ञान के उन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को जो आपकी प्रिपरेशन को और कहीं ज्यादा बूस्ट करेंगे और आपके जो पढ़े हुए को वापस एनालिसिस करने में बहुत ही मदद करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो मैं पहले क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व। फोटोग्राफी जो हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें कौन सा जो तत्व है वो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें कि इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है ना। फिल्म फोटोग्राफी करते हैं उसमें कौन से तत्व का यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। और सिल्वर जो ब्रोमाइड है उसका फॉर्मूला होता है AgBr। AgBr, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत किस रसायन से नष्ट हो रही है? तो जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन परत नष्ट हो रही है, इसका मतलब है कि जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो थोड़ी कम हो रही है। ध्यान रखें ओजोन परत में किसी भी प्रकार का छेद नहीं है, लेकिन जो ओजोन परत है उसकी जो मोटाई है वो कम हो रही है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो ओजोन परत है वो किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो ध्यान रखें CFC। ध्यान रखें CFC। CFC की जो फुल फॉर्म है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा CFC का उत्सर्जन करने वाला देश चाइना है। और CFC है जो AC वगैरह से निकलती है। ध्यान रखिए जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके कारण हमारे ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम हो रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है। तो आप आंसर में देखेंगे कि इसका ताप एक समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी बर्तन में पानी लीजिए और उसको गर्म कीजिए, ठीक है ना। गर्म करने के तुरंत बाद आप उसमें अंगुली डाल के देखिए, हल्का गर्म करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो देखेंगे कि जो पानी का ताप है वो सभी जगह, भगोले की सभी जगह समान है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप पानी को उबालेंगे तो उसका जो ताप है वो एक समान रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जब पानी उबलता है तो उसका ताप रहता है एक समान रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया किससे होता है? हाइड्रोफोबिया को मैं रेबीज बोलता हूँ और ये कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिया को हम रेबीज बोलते हैं और ये कुत्ते के काटने से होता है। ध्यान रखें अगर किसी को कुत्ता काट दिया गया है तो उसको हाइड्रोफोबिया से बचाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। और रेबीज का जो टीका होता है उसकी खोज किसने की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। तो ध्यान रखें कि हाइड्रोफोबिया से बचने के लिए हम किसका टीका लगाते हैं? रेबीज का टीका लगाते हैं। तो हाइड्रोफोबिया रोग कैसे संबंधित है? तो हाइड्रोफोबिया है कुत्ते के काटने से संबंधित रोग। अगला क्वेश्चन है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार की रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया नहीं करता है? तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा तत्व है हीलियम। ध्यान रखें हीलियम का जो फॉर्मूला होता है He होता है, ठीक है ना। हीलियम का फॉर्मूला होता है He और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 नंबर होता है और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 4 होती है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो कौन सा है? हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? हम बाहर से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो जो हमारा शरीर है उसको किस रूप में एब्जॉर्ब करता है? तो हमारा आंसर होगा ग्लाइकोजन। ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ मीन्स सूखी बर्फ किसे कहते हैं, ठीक है ना। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक है ना। ठोस होनी चाहिए, ऐसी नॉर्मल CO2 नहीं होनी चाहिए। शुष्क बर्फ किसे बोलेंगे हम? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वह ठोस है तो कौन सी, अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको हम
शुष्क बर्फ बोल सकते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो शुष्क बर्फ है उसको हम क्या बोलेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है एयर ब्रेक, जो हवा में ब्रेक लगाता है उसका आविष्कार किसने किया? एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया? तो कह सकते हैं जी बॉस्टन हाउस ने। जी बॉस्टन हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया? जी बॉस्टन हाउस से। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि घनत्व क्या होता है। अगर किसी पदार्थ के कण थोड़े दूर दूर है तो मैं कह सकता हूं कि उसका घनत्व है जो कम है। अगर किसी पदार्थ के कण है जो एक दूसरे के आसपास है, नजदीक है, तो मैं कह सकता हूं कि उस पदार्थ का घनत्व है वो अधिक है। तो कह सकते हैं कि घनत्व का मतलब ही होता है डेंसिटी, जहां पर किसी भी पदार्थ के कण अगर नजदीक हो गए तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, अगर दूर दूर हो गए तो उसका घनत्व कम होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। अगर आप जल को 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो जो जल के कण है वो एक दूसरे के सबसे नजदीक होंगे। अगर आपने 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वह घनत्व अधिकतम नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करेंगे तो उसमें पानी के जो कण है वो सबसे नजदीक होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रीज। फ्रीज में थर्मोस्टेट का कार्य है। फ्रीज में एक थर्मोस्टेट लगा होता है, इसका क्या कार्य है? तो ध्यान रखिए कि फ्रीज में जो थर्मोस्टेट लगा होता है उसका कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना, ठीक है ना। जो टेम्परेचर है उसको एक समान बनाए रखना। जो फ्रिज का टेम्परेचर एक समान बनाए रखने का काम कौन करता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं एक बार। मानव शरीर की एक मिनट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ध्यान रखिए। मानव शरीर, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? ये है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी से बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। अगर मैं छोटी हड्डी की बात करूं वो होती है स्टेपीज, और ये स्टेपीज कहाँ होती है? ये कान में होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, ठीक है ना। ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिकतम होता है? माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा प्लाज्मा भी होता है। लेकिन हम कह सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो यहाँ पर आंसर में लिखा है स्टील। यहाँ पर ठोस माध्यम होना चाहिए क्योंकि स्टील भी क्या है? एक तरह का ठोस है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ध्वनि का वेग है वो इस ठोस माध्यम में सबसे ज्यादा है। अगर आपको ठोस माध्यम से भी पूछे कि ठोस माध्यम में किस में सबसे अधिक है तो उसका आंसर होगा स्टील। अगर आप स्टील में कुछ कंपन करेंगे, अगर ध्वनि का कंपन होगा तो वो सबसे ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो ध्वनि का वेग है किस माध्यम में अधिकतम होगा? स्टील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है? आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है? तो इस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल, और इस एड्रिनल ग्रंथि को करो या मरो की ग्रंथि भी कहते हैं। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो वहां पर भी कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाएगी? एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है? एड्रिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो ध्यान रखें विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो मछलियों के यकृत में सबसे ज्यादा होती है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ध्यान रखें, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एथिलीन गैस होती है जो हमारे घरों के गैस के जो सिलेंडर होती है, घरों के गैस में सिलेंडर होती है उसमें है जो एथिलीन गैस भरी जाती है। और एथिलीन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है उसकी कोई सुगंध नहीं होती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि सिलेंडर में गैस कब रिसाव हो रही है? तो इसका पता लगाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और ये एलपीजी गैस में लीकेज का पता करती है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर भी
एलपीजी गैस सिलेंडर में सुगंध आ रही है तो ध्यान रखिए वो कौन सी गैस है, एथिलीन गैस है, ठीक है ना, एथिलीन गैस। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थित है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थित है, तो ये ध्यान रखिए तारापुर में। यहाँ पर आपको एग्जामिनर ट्राम्बे वगैरह कुछ और भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखिए कि भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थित है, तारापुर में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर क्या होता है, आपने पाइप देखे होंगे पानी के, कभी पाइप में फ्लो स्पीड में होता है, कभी धीरे होता है, तो ये स्पीड का जो फ्लो मापने के लिए किसका यूज करते हैं, वेंचुरी मीटर का। ये बताता है कि जल का प्रवाह है उसकी दर किस दर से आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जल के प्रवाह की दर, पानी वाले पाइपों में हम देखते हैं कि कई पानी की मात्रा कम होती है तो वहां पर जल के प्रवाह की दर भी कम होती है, अगर पानी की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर जल के प्रवाह की दर भी ज्यादा होती है। और ये दर मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, वेंचुरी मीटर का। ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है, सॉल्ट पीटर, तो सॉल्ट पीटर हम पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं। सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को, और इसका फॉर्मूला होता है KNO3। KNO3 इसका विशेष ध्यान रखें। और ये सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है, ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्ट पीटर को हम पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। आज हमने साइंस के इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया और इनको समझा कि ये क्या होता है। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।